वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम सेल स्ट्रक्चर और सेल जो फंक्शन है इस यूनिट में हम एनसीईआरटी बेस्ड हम कर रहे थे। यहाँ पर नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड हम उनके लिए यहाँ पर सिलेबस कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर हम 4 इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारे हो चुके थे। अब यहाँ पर हमारा फाइनल लेक्चर इस पर है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो राइबोसोम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे और इस तरीके से हम फाइनली सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन का जो हमारा यूनिट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राइबोसोम्स जो है, सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी, आपने अगर पिछले हमारे वीडियो नहीं देखे तो पिछले जरूर जाएं, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। साथ ही पिछले लेक्चर्स में आप जाएं तो उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। किसी भी सेल का मेन काम जो होता है उसका यानी कि प्रोडक्ट जो बनाने का काम होता है वो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन की जो फैक्ट्री होती है वो कौन होता है? राइबोसोम होता है। इस वजह से राइबोसोम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राइबोसोम जो होता है इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है और ये हर तरीके की सेल के अंदर पाया जाता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, मेसोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सभी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का बनाने का काम करते हैं। किसी भी जीन के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इस वजह से राइबोसोम हर तरीके की सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो राइबोसोम देखिए आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, दाने की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। इनको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था और ये बहुत ज़्यादा डेंस पार्टिकल्स होते हैं और इसकी डिस्कवरी जो है वो जॉर्ज पेलेड ने की थी 1953 के अंदर। तो इसने जॉर्ज पेलेड ने इसकी डिस्कवरी 1953 में की थी। एक चीज याद रखना है, इसलिए इसको पेलेडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। पेलेट पार्टिकल्स भी पूछा जाता है कि किसको पेलेट पार्टिकल्स कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राइबोसोम्स को पेलेट पार्टिकल्स कहा जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि एक तो आरएनए के बने हुए होते हैं और प्रोटीन्स के होते हैं। तो राइबोसोम 2 चीज से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है, एक तो आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड का, प्लस प्रोटीन का। इन 2 चीजों से मिलकर हमारा राइबोसोम बनता है। ठीक? एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और किसी भी मेम्ब्रेन से यार सराउंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो ये 80S होता है। यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम्स जो होता है वो 80S होता है। ये हमेशा 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो आपकी यहाँ पर होती है, एक तो 60S होती है, इसके अंदर 60S होती है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो यहाँ पर 40S होती है, ध्यान रखना है। ठीक? तो 80S राइबोसोम्स जो होता है उसके अंदर लार्ज सब यूनिट 60S होती है और स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। हम ऑलरेडी ट्रांसलेशन प्रोसेस को देख चुके हैं जेनेटिक के जो हमारे चैप्टर चल रहे थे उसके अंदर, तो आप जान सकते हैं, वहां पर जाके देखें कि किस तरीके से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो ये लार्ज सब यूनिट क्या करती है और स्मॉल सब यूनिट का क्या किस तरीके से इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो mRNA के ऊपर आती है, वहीं लार्ज सब यूनिट होती है उसके ऊपर tRNA और अमीनो एसिड्स जोड़ते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम डिटेल में देख चुके हैं वहां पर। प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम क्या होते हैं? 70S होते हैं, और यहाँ पर 70S के अंदर आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर भी इसकी 2 सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S की यहाँ पर बनी हुई होती है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S की बनी हुई होती है। क्लियर? यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की तरह जोड़ना नहीं है इनको। ये अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपके 60 और 40 100 हो रहे हैं, जबकि है ये 80S। तो ये स्वेडवर्ग यूनिट होती है जिसको हम डेंसिटी के हिसाब से हम इसको मेनली देखते हैं। तो ये नॉर्मली इस तरीके से हम जोड़ते नहीं है इसको। ईच राइबोसोम हैज ए 2 सब यूनिट। अब आपको दे रखा है हर एक राइबोसोम्स के अंदर 2 सब यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। द 2 सब यूनिट 80S राइबोसोम एंड 60S एंड 40S, यानी कि 80S की 60 और 40S है, जबकि 70S की 50S और 30S सब यूनिट है, हमने अभी देखा। यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है? स्वेडवर्ग यूनिट होता है, आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? स्वेडवर्ग यूनिट होता है, और इसका मतलब है स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट,
इसका फुल फॉर्म क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, यानी कि ये क्या बताता है? डेंसिटी और साइज को इनडायरेक्टली बताता है, हम ये कह सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना है, डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्टली मेजरमेंट ये होता है। बोथ 70 एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, और दोनों ही 2 सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा पाया जाता है? आपका 70s पाया जाता है, जबकि 80s किसके अंदर पाया जाता है? यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस तरीके का राइबोसोम पाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपका 70s पाया जाता है। तो इस तरीके की आपकी देख सकते हैं, ये स्मॉल सब यूनिट दे रखी है और ये लार्ज सब यूनिट दे रखी है, इस तरीके से दोनों पाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्लियर? और यहाँ पर फाइनली एमआरएनए होता है और इस तरीके से कोड के ऊपर आता है आपका, कोडिंग टू कोडिंग चलने का काम करता है आपका जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की वो। तो आई होप कि आपको राइबोसोम एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक, अब ये समझने की कोशिश करें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये सारे स्टूडेंट्स, एक को भी मिस आपको नहीं करना। अगर खासकर मैं आपके लिए बार बार बोल रहा हूँ, नीट के नज़रिए से आप अगर देख रहे हैं, नीट के अंदर एनसीईआरटी के अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है। आप पिछले 2 साल के पेपर देख सकते हैं नीट के, उसमें से जो आपके मेन आपको 90 क्वेश्चंस करने हुए होते हैं, उनमें से आपका अभी इस साल से आपका हुआ है कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। इससे पहले 90 क्वेश्चन आपके आते थे, 90 करना होता था आपको। तो उसमें से आपके ये मान लीजिए आपके 85 से तक तो मिनिमम, जो मैक्सिमम आपके मान सकते हैं। वैसे तो 1-2 क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाते हैं, बाहर होते हैं वो भी यहीं से होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जब एनसीईआरटी के लाइनें कवर करते हैं तो ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं कि आपके 1-2 क्वेश्चंस जो थोड़ा बहुत हमें लगते हैं कि एक्स्ट्रा है, वो भी कवर हो जाते हैं। क्लियर? तो कुछ भी बाहर से नहीं आता, इस वजह से पूरा फोकस करना है इस पे। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है? साइटोस्केलेटन समझना, यानी कि अगर हम बात करें, पहली चीज तो ये बेसिक चीज समझ लें कि साइटोस्केलेटन जो है ये यूकैरियोट्स के अंदर ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाते हैं। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होते हैं? एक प्रोटीन के हम ये कह सकते हैं कि एक फाइबर्स की तरह होता है, फिलामेंट की तरह होते हैं, जो कि हमारे पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं। एक सिंपल सा देखें, आप मान लीजिए कि ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है इस तरीके का, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया, ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये गोल्जी बॉडी मान ली, ये आपने मान लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपने मान लिया लाइजोसोम, ये मान लिया आपने वैक्यूल। इस तरीके ये सब कुछ हम ऐसा मान रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा होते नहीं है एग्जैक्ट में, तो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि पूरे कुछ भी फैले हुए नहीं रहते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से सारा ये जो होता है इस तरीके से धागे रहते हैं, छोटे पतले पतले धागे, इनसे सब बंधे होते हैं आपस में। ध्यान रखना, इस तरीके से सेल में आपस में क्या होता है, थोड़े थोड़े जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जब ये मूवमेंट करते हैं ना, इस मान लो इस यहाँ पे जो आपका ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इधर से इधर पहुंचना है, तो क्या करेगा, इन धागों से होते हुए गुजरता है, मूवमेंट करता है। अब समझना, अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या करता है, पूरा मूवमेंट होगा तो पूरा एक साथ हो सकता है इस तरीके से पूरा, क्योंकि एक दूसरे से बंधा हुआ है थोड़ा, तो ऐसे में पूरा साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक साथ मूवमेंट करता है। इस तरीके के साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग कहते हैं या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, या फिर एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, साइक्लोसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके, साइक्लोसिस। तो ये साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है साइटोप्लाज्म का, ये केवल यूकैरियोट के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो होते हैं, ये जो धागे होते हैं जो आपस में बंधे हुए रहते हैं, एक तरीके से हम ये कहते हैं स्केलेटन को बनाने का काम करते हैं, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर। ये केवल और केवल यूकैरियोट के अंदर ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसके बारे में। सारे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं ये फाइबर्स जो होते हैं आपके। अब समझें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझें। इन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क होता है, कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। किन किन चीज़ों से बने होते हैं, 3 तरीके के फिलामेंट्स के बने होते हैं। एक तो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, एक होते हैं इनमें माइक्रोफिलामेंट, ध्यान रखना है, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 तरीके के फिलामेंट से बने होते हैं। एक तो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट, एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज साइटोस्केलेटन। इनको ही हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्लियर? द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना,
क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। किसकी मोटिलिटी, आपने अभी देखा साइटोप्लाज्म को एक तरीके से मोटिलिटी यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है पूरी तरीके से, तो एक मोटाइल नेचर का बना के रखता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और एक तरीके से इस तरीके से क्या हो सकता है, एक तरीके सेल का शेप भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसे, आप जानते हैं कि यूकैरियोट के अंदर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो इनके अंदर तो एक प्रॉपर सेल वाल पाई जाती है, तो वो भी उसको शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। परंतु जैसे एनिमल सेल हुई उसके अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती है, तो ऐसे में ये क्या हो सकती है, इसका सेल शेप जो होता है वो बिगड़ सकता है। तो इस वजह से इसको, इसके अंदर जो पाए जाते हैं साइटोस्केलेटन, वो क्या करते हैं, इसको शेप प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, तो ये साइटोस्केलेटन हमने देखा, साइटोस्केलेटन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें मिस नहीं करना है, एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन से जो आते हैं। ओके, तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में ध्यान रखना है। पहले तो बेसिक चीज़ें याद रखें आप सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, एक एक चीज़ भी मिस नहीं करना, एक एक डायग्राम को भी हमें लैबलिंग पर भी फोकस करना है, सारी चीज़ें एक साथ हम करेंगे वैसे। ठीक, तो देखिए सीलिया और फ्लैजिला के बारे में आप समझिए चीज़ों को। ठीक, सीलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है, ये सारी चीज़ें समझना है। आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला मेनली जो होते हैं ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी, यानी कि वो चलता है किस तरीके से चल पाता है, मूवमेंट जो करता है उसमें ये हेल्प करते हैं। सीलिया हुआ, फ्लैजिला हुआ, जैसे कई सारे जो मेनली बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं फ्लैजिला, कई सारे यूकैरियोट्स के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो उनके अंदर भी रहते हैं। साथ में ही सीलिया जो होते हैं वो कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीलिया जो होते हैं, फ्लैजिला और सीलिया में थोड़ा डिफरेंस होता है, फ्लैजिला थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, अगर हम देखें तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर जो होता है उनमें फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें सीलिया की, तो सीलिया जो होते हैं वो थोड़े इनसे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे फ्लैजिला की हम बात करें तो मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला ही होते हैं जिनसे ये मूवमेंट करते हैं, पर अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया के कई सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम अगर बात करें नॉर्मली ओवम की, अगर हम बात करें, जब फीमेल हमारे यूकैरियोट्स की हम बात करें, यूकैरियोट्स के अंदर जैसे मेल फीमेल की हम बात कर लें, यहाँ पर जब ओवम फाइनली क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है, तो वो जब फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूवमेंट करता है तो वो उन सीलिया की हेल्प से ही करता है। उसके अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वही उसका मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो टिश्यू वहाँ पर पाया जाता है और इस तरीके से वो मूवमेंट करवाने का काम करता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें कहें अगर सीलिया की और फ्लैजिला की, तो इनकी मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये मोटिलिटी केवल ऑर्गेनिज्म की या नहीं हम बात करें, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी दोनों मोटिलिटी में, सीलिया कई सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मोटिलिटी का में काम करता है, उसी तरीके से फ्लैजिला भी करता है। क्लियर, तो ये इन चीज़ों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए सीलिया अगर सिंगुलर हम इसको सीलियम कहते हैं और फ्लैजिला को सिंगुलर हम फ्लैजिलम कहते हैं। ये हेयर जैसी आउटग्रोथ होते हैं, ध्यान रखना, हेयर की तरह आउटग्रोथ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। ध्यान रखना, आपको ऑप्शन दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं या सेल वाल से निकलते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। सीलिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं थोड़े, विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ एदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी कि सेल का भी करवाते हैं साथ में सराउंडिंग फ्लूइड में इसका मूवमेंट करवाते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबे होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये सेल के मूवमेंट के लिए होते हैं, ध्यान रखना है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+0 का अरेंजमेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे 9+0 और 9+2 क्या, अभी हम डायग्राम्स से समझेंगे। तो आपको केवल इतना सा याद रख लेना अभी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 9+0 का अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होता है, यानी कि दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं पर उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। बट दिस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, जो हमने अभी बात करी अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब स्टडी से पता लगाया गया, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट, इससे पता चलता है कि दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि इनके ऊपर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनका कोर जो होता है, कोर का मतलब है इनका सेंटर जो होता है, उसको हम एक्सोनीमी कहते हैं।
इनके सेंटर को हम क्या कहते हैं, एक्सोनीमी कहते हैं। अभी ये आप समझो और फिर हम इसी चीज को डायग्राम्स के थ्रू भी समझाएंगे। तो इसके कोर को, सेंटर को क्या कहते हैं, एक्सोनीमी कहते हैं। पोजेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल, और इनके अंदर कई सारे नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स यानी कि फिलामेंट्स होते हैं जिसमें कई सारे माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल जमे हुए रहते हैं, रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, यानी कि उसके पैरेलल जमे हुए रहते हैं। द एक्सोनोमी यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स। एक एक चीज याद रखना, जो एक्सोनीमी है सेंटर, उसके आसपास क्या होते हैं, लगभग 9 डबलेट्स होते हैं। डबलेट्स का मतलब है इस तरीके के डबल्स में 9 डबलेट्स जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखना है। ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल, यानी कि ये इस तरीके से रेडियली अरेंज होते हैं। 9 डबलेट्स जो होते हैं ये एक्सोनीमी, मान लो यहाँ पर सेंटर में आपकी एक्सोनीमी है तो इसके चारों ओर इस तरीके के 9 डबलेट्स अरेंज होते हैं। ये बात की गई है, अभी हम डायग्राम्स में भी देखेंगे इसी चीज को। पहले थोड़ी सी लाइनें देख लें ताकि आप डायग्राम को कनेक्ट कर पाओ इन सब चीजों से, ठीक। तो द एक्सोनीमी यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल। और सेंटर में क्या होता है, हम ये कहेंगे कि एक पेयर होता है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल का। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूबल इज रिफर्ड एज 9+2 अरेंजमेंट। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक। द सेंट्रल ट्यूबल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रल ट्यूबल्स भी होते हैं, वो भी ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना है। विच इज कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ ईच स्फेरिकल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक, दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। यानी कि अभी आप समझ लीजिए, फिर इन लाइनों को एक बार हम कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ओरिजिनल आपको ऐसा दिखता है, इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो इस तरीके का आपका ये मिलता है डायग्राम्स। तो इसको समझने की कोशिश करें एक एक चीजों को, ठीक, समझिएगा। यहां पर हम बात करें, ये हमारी एक्सोनीमी का पार्ट है, पूरे तरीके से इसका एक्सोनोमी का हम पार्ट बात कर रहे हैं। सेंटर में क्या मिलता है आपको, डबलेट्स मिलता है, ये सेंटर का डबलेट्स है, ठीक। इस तरीके से सेंटर डबलेट्स होता है, क्लियर। ये सेंट्रल डबलेट्स जो होता है इसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स होते हैं कहते हैं, ध्यान रखना, इसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। अब इसके सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स के चारों ओर एक शीट पाई जाती है, उस शीट को हम कहते हैं सेंट्रल शीट कहते हैं। इनको कवर करने वाली शीट जो होती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल शीट कहते हैं, सेंट्रल शीट कहते हैं, ध्यान रखना है, ओके। अभी सेंट्रल शीट आप समझना, इसके चारों ओर अगर हम बात करें तो ये सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं इसकी। तो ये बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर लिखा हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। इनके अंदर हम अगर बात करें, इसके चारों ओर क्या होते हैं, 9 डबलेट्स पाए जाते हैं। ये आपका एक डबलेट्स है, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 डबलेट्स आपके चारों ओर पाए जाते हैं। तो 9 डबलेट्स पाए जाते हैं। ये 9 डबलेट्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये बीच में आपको दिख रहा है कनेक्शन, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। तो इस इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा आपस में क्या रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान रखना है। एक तो आपस में कनेक्टेड है वो इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा, और साथ में ही ये सारे के सारे जो अगर हम बात करें तो ये इस सेंट्रल शीथ से भी कनेक्ट रहते हैं। सेंट्रल शीथ से कनेक्ट किसके द्वारा होता है इनका, वो ध्यान रखना है। तो सेंट्रल शीथ से कनेक्शन जो होता है वो रेडियल स्पोक्स द्वारा होता है। सेंट्रल शीथ से कनेक्शन किसके द्वारा होता है, रेडियल स्पोक्स द्वारा होता है, ध्यान रखना। एक एक चीजें सिंपल चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो रेडियल स्पोक्स जो होते हैं उनके द्वारा इनका सेंट्रल शीथ से कनेक्शन होता है। जो आपके अब देखिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स को हम डबलेट्स के फॉर्म में ये आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल दे रखा है जो डबलेट्स के फॉर्म में। तो आपको आई होप कि ये सारा डायग्राम इसमें समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किसका मतलब है। अभी इसको एक बार और मैं आपको बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर होने चाहिए। देखो हमारा यहाँ पर मेन मकसद क्या है कि आपको चीजें जो है वो क्लियर समझ में आना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, यही हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर। तो यहीं से हम एक देख लेते हैं एक बार और। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल इज रिफर्ड एज 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूबल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड बाय होते हैं ब्रिज के द्वारा, जिसको हमने इंटर डबलेट ब्रिज देखा था। तो ये ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं एंड इज ऑल्सो एनक्लोज बाय ए सेंट्रल शीथ, और सेंट्रल शीथ से भी ये क्या होते हैं, कवर होते हैं इस तरीके, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ पेरिफेरल डबलेट्स बाय ए रेडियल स्पोक्स। और वो क्या होता है, शीथ जो होती है वो रेडियल स्पोक्स द्वारा उन डबलेट से कनेक्टेड होती है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, यानी कि रेडियल स्पोक भी कितने होंगे, 9 होंगे। और इस तरीके से द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स।
जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के द्वारा लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। और दोनों ही, हम चाहे उसकी सीलिया की बात करें या फ्लैजिला की बात करें, दोनों ही क्या करते हैं, एक तरह से हम क्या है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज जो होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। तो ये बेसल बॉडीज से यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो था आपका वो भी समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब एक टॉपिक और हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपने बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होता है, इसका मेन काम है सेल डिवीजन में। और किसके अंदर सेल डिवीजन करवाने का काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, सेल डिवीजन केवल करवाता है आपके एनिमल्स के अंदर, यानी कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो ये नहीं पाया जाता है। सबसे पहले याद रखें, सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रियोल्स आपको ध्यान रखना, दो सेंट्रियोल्स से मिलकर सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम जो है ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे के जनरली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, और उन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपने इस तरीके का मान लिया, ठीक, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है आपका, और दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपने इस तरीके का मान लिया, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये दो आपका, इसको हम एक साथ क्या कहेंगे इस तरीके से, ये कहेंगे सेंट्रोसोम, ये आपका सेंट्रोसोम है, और ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसको हम, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, ठीक। तो अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हो उसको समझने की कोशिश करें। ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनके चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि एमॉर्फस होता है। Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel। और ये भी कैसे होते हैं, एक दूसरे के कार्टविल, एक तरीके से हम ये कहते हैं ना, जैसे रथ का पहिया जिस तरीके से होता है, कार्टविल जो होता है उस तरीके का अरेंजमेंट इनका होता है। क्लियर? कार्टविल की तरह ही। और ये भी क्या होते हैं, इसी तरीके से अरेंज होते हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये किसके बने हुए होते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर समझना है, ये वापस उसी तरीके का डायग्राम है, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं, आपने देखा था ना यहाँ, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स, तो 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स का बना हुआ होता है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ट्रिपलेट्स होते हैं, 1 2 3 इस तरीके के ट्रिपलेट्स जो होते हैं, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 इस तरीके के ट्रिपलेट्स का फॉर्मेशन। जैसे हमने वहाँ पे डबलेट देखे थे 9 डबलेट, यहाँ पर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि 3 के फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना। तो पेरिफेरल, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट। हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। उसी तरीके से जैसे वहाँ पे डबलेट जुड़े हुए थे, यहाँ पर पास पास के जो ट्रिपलेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियर। और यहाँ पर आपने देखा सेंट्रल में क्या था, वहाँ पर डबलेट था सेंट्रल में, जिसको सेंट्रल डबलेट्स कह रहे थे। यहाँ पर डबलेट नहीं होता है, यहाँ पर प्रोटीन का पार्ट होता है सेंटर में। सो सेंटर में भी प्रोटीन का पार्ट होता है, उसको हब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हब कहते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूबल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय ए रेडियल स्पोक। और वो क्या करता है, रेडियल स्पोक्स के द्वारा वो भी कनेक्टेड रहता है पेरिफेरल प्रोटीन से। द सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडीज का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। एंड स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करता है, that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। और इस तरीके से डिवीजन में ये हेल्प करता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन करता है। जब आपने अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें हमने सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाले पूरे टॉपिक को डिटेल में किया था, तो वो जरूर जाकर देखें। वहाँ पर भी हम एनसीईआरटी बेस्ड भी एक बार करेंगे उस चैप्टर को, ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का रहेगा, जिसमें हम देखेंगे न्यूक्लियस वाले पार्ट को, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारा समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है ये पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।